नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस से संबंधित रिवीजन टाइप क्लास लेंगे, जिसके अंदर आपके दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत काल के अंदर पिछले एग्जाम में भी खूब सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है और आपको इस रिवीजन क्लास में ही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इस क्लास को देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपको याद रखना है, सल्तनत काल आपके शुरू होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। फिर सल्तनत काल शुरू करने से पहले आपको याद रखना है कि सल्तनत काल से पूर्व आपके मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बनाया था, और गोरी जब भारत से चला गया तो अपने अधीन जो भारत के क्षेत्र थे वो ऐबक को सौंप कर चला गया। तो अब सल्तनत काल में आपको मेन बात याद रखनी है, सल्तनत काल की राजधानी है वो रहेगी आपके दिल्ली। राजधानी कौन सी रहेगी? दिल्ली। और दिल्ली के जो शासक है वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, इसीलिए इस काल को सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है। फिर अगली बात, सल्तनत काल के अंदर 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? 5 राजवंशों में। उस 5 राजवंशों में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो है गुल खिले तेरे शहर लाहौर में। गुल खिले तेरे शहर लाहौर में। और इसके अंदर गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, और गुल खिले तेरे से हो जाएगा आपके तुगलक वंश, तेरे शहर से सैयद वंश, और लाहौर से हो जाएगा लोधी वंश। ये वंश आपको क्रमशः याद रखने, कौन पहला कौन बाद में, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। शासक क्या कहलाते थे? सुल्तान। कितने राजवंशों का शासन? 5 राजवंशों का, जिसकी एक ट्रिक और ये क्रमशः याद रखना, गुल खिले तेरे शहर लाहौर में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके बनता है कि किस राजवंश का कार्यकाल दिल्ली पर अधिक रहा, किसका कम रहा, अंतिम शासक कौन है, संस्थापक कौन है। तो अगली स्लाइड में अपन देखते हैं इसको। पहला है आपके, पहला एक तरफ आपको वंश, दूसरी तरफ आपको याद रखना है संस्थापक कौन है, और तीसरी तरफ आपको याद रखना अंतिम शासक। ठीक है। फिर थोड़ा सा इनका कार्यकाल भी याद रखना, कब से कब तक रहा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस वंश की शुरुआत होती है आपके 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। फिर इस वंश का संस्थापक था आपके मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? करियुमर्स। यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक है करियुमर्स, और प्रथम शासक कौन है आपके? संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगली बात, दूसरा राजवंश है आपके खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश आपके शुरू होता है 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक। यहाँ पर इसका संस्थापक है आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। और इस वंश का आपके अंतिम शासक है मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन मुबारक खिलजी पूरा नाम है, लेकिन आपको लास्ट वाला नाम ही याद रखना, मुबारक खिलजी। फिर आपको याद रखना, इस राजवंश के समय कितना कार्यकाल तक ये राजवंश रहे थे? 30 वर्ष। तो यहाँ पर आपको याद रखना, खिलजी वंश का कार्यकाल इन 5 राजवंशों में सबसे कम अवधि के लिए रहा था। सबसे कम अवधि के लिए इन राजवंशों में किस वंश का कार्यकाल रहा था? खिलजी वंश का। ठीक है। तो इसके बाद में अगला वंश आता आपके तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है आपके गयासुद्दीन तुगलक, और इस राजवंश का काल शुरू होता आपके 1320 से लेकर 1414 तक। 1414 तक। और इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक है आपके नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद। ठीक है। इसके बाद में अगला वंश आता है, और इस तुगलक वंश में आपको याद रखना है, इसने 94 वर्ष तक तथा दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था। किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक किसने? खिलजी वंश ने। दोनों का विशेष याद रखना। फिर इसके बाद में सैयद वंश है। सैयद वंश आपके 1414 ईस्वी से शुरू होता है और 1451 ईस्वी तक चलता है, और इस वंश का संस्थापक है आपके खिज्र का। संस्थापक कौन है? खिज्र का। और अंतिम शासक इसमें याद रखना है, अंतिम शासक है आपके अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। फिर इसके बाद में
अगला वंश आता है आपके लोधी वंश, जिसका कार्यकाल शुरू होता है 1451 से लेकर 1526 तक चलता है, और 1551 में इसका संस्थापक 1451 में इसका संस्थापक बनता है बहलोल लोधी। यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और अंतिम शासक है आपके इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को आपको याद रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने हराकर किस राजवंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की। तो ये सारणी से आपके बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। फिर बढ़ते हैं आगे, अब लेते हैं एक एक वंश। पहला वंश है आपके गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में आपको याद रखना है इस वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका गुलाम था? आपके मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। फिर इसके लिए दूसरी बात याद रखना है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। विशेष बात याद रखना, दिल्ली सल्तनत के समय लाहौर राजधानी किस शासक की थी? तो आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, बाकी जितने भी शासक हुए थे उन सब की राजधानी दिल्ली ही रहेगी, लेकिन एक ऐबक एकमात्र शासक है जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। फिर इसके लिए अलग से आपको उपाधियां याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 उपाधियां फेमस है, जिसके अंदर पहली है आपके लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देता था, इसलिए इसकी उपाधि कौन सी पड़ गई? लाख दस। दूसरी उपाधि में आपको याद रखना है, ये कुरान को सुरीली आवाज में गायन करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है, या कुरान खां की उपाधि भी है। और अगला है तीसरी उपाधि हातिम द्वितीय। और हातिम द्वितीय होता है मुसलमानों के अंदर आपके जो दान करने वाला व्यक्ति होता है और मुस्लिमों का संरक्षक होता है, उसे ही हातिम द्वितीय की उपाधि दी जाती है। तो ये 3 उपाधि आपको इसकी याद रखनी है। इसके बाद में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए और बात याद रखनी है कि इसने कौन कौन से निर्माण करवाए, इसने अपने जीवन काल में कौन कौन से निर्माण कराए। तो पहली बात आपको याद रखना है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। पहला निर्माण कौन सा? कुतुब मीनार, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित। कहाँ है? दिल्ली के। इसके अंदर विशेष याद रखना, इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसके बाद में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल ढह गई थी, जिसका पुनर्निर्माण करके 4थी और 5वीं मंजिल पुनः किसने बनाई? तो वो है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में पहला निर्माण तो हो गया कुतुब मीनार। दूसरा निर्माण है ऐबक का आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कहां पर स्थित है? आपके दिल्ली के अंदर। कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसका निर्माण भी किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरी इमारत इसकी आपको याद रखना है, वो है आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कौन सा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कहां स्थित है? आपके अजमेर में। यहां पर याद रखना है, ऐबक से यहाँ पर ऐबक द्वारा 28 दिन का झोपड़ा बनाने से पूर्व यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला, और जिसका निर्माण आपके चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, या जिसे बीसल देव भी कहते हैं, उसने करवाया था। और इसके स्थान पर ऐबक ने क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यहाँ पर विशेष बात याद रखना, यहाँ पर मुस्लिम सूफी संत पंजाब शाह का उर्स या मेला बढ़ता है। मेले को आपके सूफी संत या मुस्लिम भाषा में उर्स कहते हैं। तो यहाँ पर किस सूफी संत का मेला बढ़ता है या उर्स बढ़ता है? पंजाब शाह। इस पंजाब शाह का नाम आपको याद रखना है। और ये जो मेला बढ़ता है वो 2.5 दिन का बढ़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये 3 निर्माण हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के। वापस, पहला कुतुब मीनार, दूसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तीसरा है आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ऊपर वाली दोनों दिल्ली में है और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। तो ये ऐबक का आपके निर्माण कार्य हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली बात है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए आपको थोड़ी सी बात और याद रखनी है। ऐबक के लिए अन्य बात में एक और याद दिलाता देता हूं। देखिए, ऐबक आपके किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। गुलाम किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। अब मोहम्मद गोरी के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है आराम शाह। शासक कौन बनता है? आराम शाह। तो अब ये आराम शाह शासक बनता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, उसके स्थान पर केवल ये मलिक या सिफ सालार की उपाधि धारण करता है। सिफ सालार, जिसका अर्थ होता है प्रमुख सैन्य अधिकारी या प्रमुख सरदार। ठीक है,
तो ये मलिक या सिपह सालार की उपाधि ही धारण करता है, क्योंकि ये किसके अधीन अपने को मानता है, आराम शाह के अधीन ये शासन कर रहा होता है। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी उपाधि धारण करता है, मलिक या सिपह सालार की। फिर इसने स्वयं के नाम के न तो सिक्के चलवाए और न ही खलीफा से खुतबा पढ़वाया, खिल्लत प्राप्त की। तो इस वजह से ये दिल्ली का वैधानिक सुल्तान नहीं माना जाता, वैधानिक सुल्तान नहीं माना जाता, वैधानिक भी कह सकते हैं। और ये दिल्ली का स्वतंत्र शासक भी नहीं माना जाता। स्वतंत्र शासक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न ही आपके खलीफा से खिल्लत प्राप्त की और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, इसलिए इसे अपन स्वतंत्र शासक नहीं कह सकते। ठीक है, और इसके लिए बात याद रखना, इसने गुलाम के रूप में ही शासन किया था, ये स्वयं गुलाम था, इसलिए इसके नाम से ये वंश कौन सा पड़ गया, गुलाम वंश। फिर आपको याद रखना है गुलाम वंश के लिए आपको एक शब्द और याद रखना है, इतिहासकार हबीबुल्ला इस गुलाम वंश के लिए शब्द काम में लेते हैं मामलुक वंश। कौन सा वंश, मामलुक वंश। और मामलुक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास पुत्र, यानी जिसकी उत्पत्ति तो स्वतंत्र माता पिता से होती है लेकिन बाद में वो किसी ना किसी का गुलाम या दास बन जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, मामलुक। और ये मामलुक वंश, गुलाम वंश को किसने कहा था, इतिहासकार हबीबुल्ला ने। नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, किसने कहा, आपको ये जरूर याद रखना गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश। और हबीबुल्ला याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आपको याद रखना है कि गुलाम वंश के अंदर भी, इस ऐबक को आगे पढ़ते हैं, ऐबक की और बात करें तो ऐबक की मृत्यु हो गई थी आपके लाहौर के अंदर पोलो खेलने से, लाहौर के अंदर पोलो नामक खेल खेलने से घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ऐबक के बाद में कौन शासक बनता है, इल्तुतमिश। ऐबक के बाद में कौन शासक बनता है, इल्तुतमिश। फिर आपको याद रखना है गुलाम वंश के अंदर भी 3 राजवंश हुए थे। कितने राजवंश हुए थे, 3 राजवंश। पहला तो हुआ था कुतुबी वंश, जो किसके नेतृत्व में, कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। दूसरा हुआ था आपके शमसी वंश, शमसी वंश किसके नेतृत्व में, इल्तुतमिश के नेतृत्व में। और तीसरा हुआ था बलबनी वंश, जो किसके नेतृत्व में, बलबन के नेतृत्व में। तो तीनों राजवंश याद रखना है। गुलाम वंश के अंदर कौन कौन से 3 राजवंश हुए थे, तो कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। अब कुतुबी वंश का संस्थापक ऐबक, शमसी वंश का इल्तुतमिश और बलबनी वंश का कौन सा हो जाएगा, बलबन। देखो इसका तो नाम से याद चल जाएगा, कुतुबी से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी से आपको ऐसे जोड़ के याद रखना है, शमसी वंश का संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। इस स से इल्तुतमिश शमसी वंश का संस्थापक, इसको थोड़ा जोड़ के याद रखना। और बलबनी तो बलबन के नाम से ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में कौन शासक बनता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किस वंश का था, शमसी वंश का। याद रखना किस वंश का था, शमसी वंश का। ठीक है, अब इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश शासक बनता है आपके, और शासक बनते ही ये क्या करता है, आपके 10 दल चालीसा का गठन करता है, यानी एक विश्वसनीय 40 सरदारों का एक संगठन बनाता है और अपनी सैन्य शक्ति एकत्रित करता है। जिन इन 40 दलों को या 40 व्यक्तियों के समूह को दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, आपके इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ये इल्तुतमिश आपके क्या करता है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। एक तो इसके लिए आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। दूसरी बात याद रखनी है, इसने लाहौर के स्थान पर राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को बनाया। लाहौर के स्थान पर राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को बनाया। फिर आपको याद रखना है इसने खलीफा, इस्लाम धर्म के खलीफा बिल्ला मंसूर से खिल्लत प्राप्त की, और इस प्रकार खिल्लत प्राप्त करने से यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहलाता है। प्रथम वैधानिक सुल्तान और स्वतंत्र सुल्तान कहलाता है, और इसने अपने स्वयं के नाम के सिक्के भी चलाए। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है। फिर इसने क्या किया था, खलीफा बिल्ला, खलीफा बिल्ला मंसूर से, बिल्ला मंसूर से क्या प्राप्त की थी, खिल्लत। ठीक है, और इस खिल्लत प्राप्त करने के कारण
ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहा जाता है और स्वतंत्र सुल्तान भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र सुल्तान कौन है, तो वो आपके कौन सा है, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। और इसने स्वयं के नाम के सिक्के भी पढ़वाए। फिर आपको याद रखना है, ये दल चालीसा से अपनी शक्ति का उदय करता है और अपना शासन चलाता है। फिर इसके बाद में ये अपने जीवन काल में ही क्या करता है, जीवन काल में ही अपने अयोग्य पुत्रों के कारण अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को ये अगला सुल्तान घोषित कर देता है। यानी जीवन काल में ही इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और अगली शासिका आपके कौन बनेगी, रजिया सुल्तान बनने वाली होती है। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो तुर्कान ए चहलगानी के प्रमुख सरदार है, वो चाहते हैं कि अगर रजिया शासन ग्रहण करेगी तो एक तो ये स्त्री है और दूसरी बात ये थोड़ी योग्य है, तो योग्य होने से ये सरदार इस शासन को बांट नहीं पाएंगे। इसलिए वो इल्तुतमिश के ही एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना देते हैं, शासक बनाते हैं कुछ समय के लिए। किसको बना देते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। याद रखना, इल्तुतमिश के बाद में शासक कौन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या होता है, अयोग्य शासक होता है। और बाद में रजिया सुल्तान अपनी पिता के इच्छा अनुसार शुक्रवार के दिन जनता के सामने मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त जाती है और पुरुष वेश के अंदर जाती है, जिसके अंदर ये आपके सिर पर ये एक तो पूरा पुरुष वेश का कुबा यानी पूरा लंबा कुर्ता पहन के, और दूसरा आपके कुल्हा नामक टोपी पहनकर जाती है और जनता से अपील करती है कि मेरी पिता की आज्ञा के अनुसार आप मुझे यहाँ का शासन दीजिए। तो जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर किसको शासक सौंप दिया था, शासन रजिया सुल्तान को। अब रजिया सुल्तान क्या बन जाएगी, शासक बन जाएगी दिल्ली सल्तनत की। अब रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरू होता आपके 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान कब शासन ग्रहण करती है, 1236 में। अब रजिया सुल्तान के लिए आपको याद रखना है, ये एकमात्र महिला शासिका थी, सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासिका और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी, आपके रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की तख्त पर बैठी थी। अब ये महिला थी, इसलिए कुछ कट्टरवादी लोग इसकी आलोचना भी करते थे, क्योंकि वो स्त्री का शासन अपने ऊपर नहीं मानना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र और विद्रोह करने शुरू कर दिए थे सरदारों ने। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने दो पद पर आपके व्यक्तियों को नियुक्त किया था। एक तो क्या था, मलिक याकूत को आपके अश्वशाला का प्रधान बनाया था, अश्वशाला का प्रधान। और एक अल्तुनिया नामक व्यक्ति था, सरदार था, जो बठिंडा का सरदार था। और इससे इसने विरोधियों को दबाने के लिए अल्तुनिया से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। कुछ समय तक शासन चलता रहा, लेकिन विद्रोह ज्यादा होने के कारण फिर ये आपके दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। दिल्ली छोड़कर रजिया सुल्तान और अपने पति अल्तुनिया के साथ भाग जाते हैं, जहां पर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान के आपके कैथल नामक स्थान पर उसके पति अल्तुनिया व रजिया का वध कर दिया जाता है डाकुओं द्वारा। किस स्थान पर वध होता है, कैथल पर। और पिछले पुलिस में यही पूछा गया था कि रजिया की मृत्यु कब हुई थी, पिछले पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया। तो 1240 में किस स्थान पर हुई थी, कैथल नामक स्थान पर। अब रजिया सुल्तान के बाद में अगला शासक बनेगा आपके, जिसका नाम है आपके बहराम शाह। अगला शासक कौन बनेगा, बहराम शाह। अब बहराम शाह इतना योग्य व्यक्ति नहीं था और इसने अपने शासन काल में एक नवीन पद सर्जित कर दिया था, जिसका नाम है नायब ए मुमलकत। पूरा नाम तो है नायब ए मुमलकत, लेकिन आपको पूरा नाम याद नहीं रहेगा, केवल इतना ही याद रख लेना है नायब पद किसने गठित किया। तो आपको बताना है बहराम शाह। किसने किया था, बहराम शाह ने कौन सा पद बनाया था, नायब पद। अब यहाँ पर बहराम शाह के समय सत्ता का केंद्र 3 जगह हो गया था। एक तो सुल्तान होता था, एक वजीर प्रधानमंत्री होता था, और एक नया पद कौन सा बन गया, नायब का पद बन गया। तो किसके समय सत्ता 3 हाथों में केंद्रित थी, तो बहराम शाह के समय। और याद रखना इसने कौन सा पद सर्जित किया था, नायब का पद। ठीक है, चलो
ऐसे याद रखना, ये बहरा व्यक्ति था इसलिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया अपने लिए, किसको? नायब को। तो बहरे से याद रखना नायब, ठीक है। चलो अगला था आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला कौन सा था? मसूद शाह। तो इस मसूद शाह ने क्या किया था, ये भी इतना योग्य नहीं था, तो इसने अपनी सारी शक्तियां जो दल चालीसा नामक संगठन था उसको सौंप दी और स्वयं क्या रहा था? नाम मात्र का सुल्तान रहा था। क्योंकि सारी शक्तियां तो किसको सौंप दी इसने? दल चालीसा को। दल चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन दल चालीसा को सारी शक्तियां किस शासक ने सौंपी थी? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ये अयोग्य व्यक्ति था, यानी मसान आदमी था। तो मसान आदमी क्या करता है? कुछ काम कर नहीं पाता है, इसलिए ये आगे सारी शक्तियां अपने सरदारों यानी दल चालीसा को सौंप दी और स्वयं क्या रहा था? नाम मात्र का सुल्तान बना रहा। इसके बाद में अगला शासक आता है आपके नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत पर अगला शासन कौन संभालता है? नासिरुद्दीन महमूद। ये अपने आप को क्या कहता है? आदर्श सुल्तान, क्योंकि ये आदर्शवादी था और आदर्शवादी होने के कारण दिल्ली सल्तनत का ये क्या कहलाता है? आदर्शवादी सुल्तान कहलाता है। कौन सा व्यक्ति? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद में आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की पुत्री से क्या किया था? विवाह किया था और बलबन को नायब के पद पर बिठा दिया था। बलबन को कौन सा पद दे दिया? नायब का पद दे दिया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था और ये क्या कहलाता? आपके दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान, ठीक है। अब नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में अगला शासन बनता है आपके, अगला शासक बनता है बलबन। अगला व्यक्ति कौन शासक बनता है? बलबन। तो अगला है आपके बलबन, और बलबन किस वंश को कहेंगे अपन? बलबनी वंश। कौन सा वंश कहेंगे? बलबनी वंश, ठीक है। फिर बलबन के लिए आपको 2-4 बातें याद रखनी है। बलबन ने, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके लिए बात याद रखनी है, इसने जो 40 सरदारों का संगठन था दल चालीसा, या जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, उसको क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था। समाप्त इसलिए कर दिया था क्योंकि दल चालीसा का स्वयं भी क्या था? हिस्सा था। और अब ये सम्राट बन रहा है तो वो जो साथ वाले व्यक्ति है वो इसको अपने समान ही मानेंगे, इनका इतना आदर नहीं करेंगे। तो इसने रक्त लोह की नीति अपनाई और मार काट करना शुरू किया और इस दल चालीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो कोई भी व्यक्ति बलबन का विरोध करता तो वो उसको मार देता। किस नीति के तहत? रक्त लोह की नीति के तहत। तो आपसे पूछे कि सल्तनत काल में किसने दल चालीसा का गठन किया? तो है इल्तुतमिश। सारी शक्तियां दल चालीसा को किसने सौंप दी? मसूद शाह ने। किसने सौंप दी थी? मसूद शाह ने। और दल चालीसा को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। और कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त लोह की नीति। अब ये स्वयं को सबसे ऊपर मानता था, सुल्तान को ये सबसे श्रेष्ठ मानता था। ईश्वर के बाद में श्रेष्ठ किसको मानता था? सुल्तान को मानता था। इसलिए इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा और अपना राजत्व का सिद्धांत स्थापित करने के लिए जो ईरानी परंपराएं थी उनको अपने राज्य में लागू करवाया। ईरानी परंपराओं के तहत एक तो इसने ईरानी त्योहार नव वर्ष मनाया जाता है जिसे कहते हैं नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव वो मनाना शुरू किया, वार्षिक उत्सव, ठीक है। फिर एक और इसने प्रणाली चलाई थी सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस। सिजदा का अर्थ होता है सरदार के, ये सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, और पाबोस का अर्थ है सुल्तान के पैर चूमना। तो इन दोनों स्थितियों से, ये दोनों स्थितियों से सुल्तान का पद क्या कहलाएगा? श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि सारे लोग ये काम करेंगे तो, या दल चालीसा के जो भी लोग हैं उनका भी विघटन करके वो भी ऐसे ही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो इन सब में श्रेष्ठ कौन रहेगा? बलबन रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था बलबन ने अपने आप के राजत्व को ऊपर उठाने के लिए सारी व्यवस्था की थी। तो आपको याद रखना, इसने ईरान की कौन सी, एक तो ईरान से कौन सा नया त्योहार मनाना शुरू किया? नौरोज उत्सव। दूसरा इसने कौन सी 2 नवीन पद्धतियां? तो सिजदा और पाबोस को बनाना शुरू किया था, मनाना शुरू किया था, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, इसके जीवन काल में ही इसके एक पुत्र बुगरा खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बुगरा खां की मृत्यु के कारण ये थोड़ा आहत हो जाता है, लेकिन ये एकांत में फूट फूट कर रोता था। एकांत में इसलिए रोता था कि अगर सबके सामने ऐसा दुख प्रकट करेगा तो इसका जो श्रेष्ठता का सिद्धांत है, सुल्तान की श्रेष्ठता का सिद्धांत नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बुगरा खां की मृत्यु पर एकांत में फूट फूट कर रोता था। इसके बाद में इसके अयोग्य शासक इनके पुत्र बनते हैं, जिनमें से पहला एक करीउमर्स के पहले एक और शासक बनता है, लेकिन इस वंश का आपके अंतिम शासक कौन है?
करीउमर्स। अंतिम शासक ये आपको याद रखना है, अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन है आपके, करीउमर्स। और बलबनी वंश का भी अंतिम शासक पूछे तो कौन है, करीउमर्स। ठीक है, तो इसके साथ में आपके कौन सा वंश पूरा हो जाता है, गुलाम वंश। कौन सा वंश पूरा हो जाता है, गुलाम वंश। ठीक है।